नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। हमारा देश पहले अंग्रेजों की गुलामी में था। उस देश यानी कि हमारे देश को इस अंग्रेजों की गुलामी में से आज़ादी दिलवाने के लिए कई सारे नेता, महानेता, कई देशवासी, क्रांतिकारी आदि सब ने योगदान दिया था। आप यही सोचेंगे कि हाँ, हमारे कई सारे नेता, महानेता आदि सब ने योगदान दिया, जिसमें पहला नाम हम गांधी जी का लेते हैं। लेकिन सिर्फ गांधी जी नहीं, हमारे देश के कई सारे नेता जैसे गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, क्रांतिकारी में देखे तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे आदि सब ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए बलिदान दिया है। आखिर में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को इस अंग्रेजों की गुलामी में से संपूर्ण आज़ाद हुआ। तो यहाँ हमारा इकाई 4, उस इकाई का नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी में से आज़ादी दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान है। इस इकाई के लेखक है शंकर दयाल शर्मा और इस पाठ का साहित्य प्रकार व रेखा चित्र है। लेखक शंकर दयाल शर्मा, तो उनका परिचय हम ले ले तो उनका पूरा नाम है शंकर दयाल शर्मा। उनका जन्म भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। उन्होंने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश में की। उनका पद तो वे भारत के 9वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी है, जिसमें मुख्यतः देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय और हमारे चिंतन की मूलधारा। तो यहाँ शंकर दयाल शर्मा ने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का परिचय करवाया है। हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्य व एक विशेषता हमें यहाँ रेखा चित्र में बताई गई है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम क्या था। तो शास्त्री जी का परिचय हम देखें तो शास्त्री जी का पूरा नाम था मुंशी लाल बहादुर शास्त्री। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता होगा कि गांधी जयंती यानी कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को आता है। तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती होती है। गांधी जी की भी होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई तो 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब उस युद्ध के समापन के लिए यानी समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए गए थे। यानी कि 10 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी
पाकिस्तान के साथ समझौता के तौर पर हस्ताक्षर करने गए थे, तब 12 घंटे के बाद यानी 11 जनवरी को आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। अब उनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। माता का नाम राम दुलारी था। उनकी पत्नी का नाम ललिता शास्त्री थी। वे कौन कौन से पद पर आसीन थे? तो भारत के वे विदेश प्रधान भी रह चुके थे, गृह मंत्री भी बने हुए थे, और साथ में अपने निजी अनुभवों के कारण, अपनी कठोर परिश्रम के कारण वे भारत देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि बड़ा प्रधान, आपको पता ही होगा कि अभी हमारे देश के बड़ा प्रधान का नाम क्या है, तो आप बोल देंगे कि श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत देश के बड़ा प्रधान है, यानी कि प्रधानमंत्री है। जब हमारा देश गुलामी में था, तब ये सारे नेताओं ने अपना योगदान दिया हुआ था। उन्होंने हमें देशवासियों को, यानी कि शास्त्री जी ने देशवासियों को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा, आप बोलते भी हो कि जय जवान जय किसान। तो वह नारा शास्त्री जी ने दिया है, यानी कि मुंशी लाल बहादुर शास्त्री। विद्यार्थी मित्रों, याद रखिएगा, आपको परीक्षा में यह 1-2 वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं कि शास्त्री जी का पूरा नाम क्या था, शास्त्री जी के माता पिता का नाम बताइए, खाली जगह में शास्त्री जी की पत्नी का नाम बताइए, या शास्त्री जी ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया था। तो शास्त्री जी ने देशवासियों को जय जवान जय किसान नारा दिया था। इकाई की शुरुआत करने से पहले हम कुछ शब्दार्थ लेके इस इकाई के, तो दायित्व यानी कि जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा, समर्पण यानी सौंप देना, समन्वय यानी संयोग, आस्था यानी विश्वास, आह्वान यानी ललकार चुनौती, उन्मूलन यानी जड़ मूल से नष्ट कर देना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी प्राधान्य यानी उसको महत्व देना, प्रदत्त यानी दिया हुआ सौंपा हुआ, और अंत में निर्वाचित यानी चुना हुआ यानी कि पसंदगी। तो यहाँ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी को श्री शंकर दयाल शर्मा ने उनके कर्म द्वारा वे क्या थे, क्या बने थे, क्या कार्य किया था देशवासी के लिए, हमारे लिए, वह सब यहाँ दिखाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस इकाई, आपके पास किताब होगी तो इकाई 4 निकाले और साथ में रखे। इकाई की शुरुआत है, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वह उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है,
बल्कि वह उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति वह बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ शास्त्री जी के नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण लगाया गया है, यानी कि शास्त्री जी हमेशा अपने कर्म पर ही भरोसा रखते थे। वे उन लोगों में से नहीं थे जो अपनी हथेली की लकीरों यानी रेखाएं नसीब पर भरोसा रखकर बैठे रहते थे, बल्कि शास्त्री जी अपने कर्म, अपना परिश्रम, कठोरता आदि मूल्यों पर वे कार्य करते थे। उस कार्य के साथ वे अपना हर एक परिश्रम वह आगे बढ़ाते थे और वे भाग्य पर भरोसा कर नहीं बैठते थे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे और अपना कार्य करते जाते थे। जिस प्रकार हमारे गीता में लिखा गया है, कर्म किए जा फल की आशा मत रख, वैसे ही यह शास्त्री जी भी कर्म पर ही भरोसा कर बैठते थे और उस ओर अपना कार्य आगे बढ़ाते थे। आगे कहते हैं, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। शास्त्री जी यहाँ तीन बातें मुख्यतः बताते हैं। पहली कि अपने जो उद्देश्य है उसके प्रति दृढ़ आस्था रखो। दूसरा, उस उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए कर्म करो। तीसरा, कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण हो जाओ, यानी कि जो कर्म आप करते हैं वह संपूर्ण उस कर्म को अपना संपूर्ण दायित्व सौंप दे। उन्होंने यह भी कहा है कि जो आपको सफल होना है, आपके उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो आप ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखिए, साथ में कर्म को भी लेके चले। जो अच्छा कर्म करता है उसे उस कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। आगे कहते हैं, मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके यह गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते,
बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वह जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि इसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। तो शास्त्री जी पहले अपने संपूर्ण जीवन को श्रम, सेवा और सादगी में बिताता था। यह एक अनुपम उदाहरण है। वह देश के प्रति इतना दृढ़ संकल्प कर बैठे थे कि अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल दिया। पहले हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, तब यह सब नेता महानेता ने बड़ा योगदान दिया है। तो शास्त्री जी अपने कर्म को ही अपनी मेहनत, सेवा, सादगी, समर्पण की भावना यानी देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। वे मानते थे कि हमारा कर्म, हमारा काम वह देश के लोगों के लिए ही है। जब देश में चाचा नेहरू जब उनकी मृत्यु हो गई, तब उसके बाद देश का सब कुछ यानी कि हर एक बार कौन संभालेगा, तब देश के नौजवान यानी देशवासियों ने लाल बहादुर शास्त्री को ही चुना गया था। वे अपने निर्मल चरित्र के वजह से, साथ में दृढ़ संकल्प के कारण देश की जो महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, उसे उन्होंने पूरा किया था। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। यहाँ बताया गया है कि शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं कि शास्त्री जी एक बहुत ही सामान्य परिवार में से आए हुए व्यक्ति थे। वह उनकी परवरिश भी सामान्य परिवार में ही हुई थी, लेकिन उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनका दृढ़ संकल्प, निश्चय के वजह से आज वे देश के एक ऊंचे पद पर यानी प्रधानमंत्री पद जैसे उन्होंने प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि शास्त्री जी का जीवन बापू के अधिक करीब था, यानी कि गांधी जी के बहुत ही करीब था। क्योंकि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शंकर दयाल शर्मा जी ऐसा कहते हैं कि शास्त्री जी का जीवन गांधी जी यानी गांधी बापू और जो भारतीय चिंतक थे भगवान दास के अधिक करीब था, क्योंकि गांधी जी के प्रभाव में आते ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने
अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उनके आदर्शों पर चलने लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाइबिल में ऐसा लिखा है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह किस पुस्तक की युक्ति है? तो बाइबिल की। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के नाम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी यात्रा थी। शास्त्री जी हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में यानी देश को आज़ाद कराने में भाग लिया था जब वे एक विद्यार्थी थे। तब उनकी 17 वर्ष की आयु थी, यानी बहुत छोटे थे। उन पर गांधी जी का प्रभाव तो रहा ही था। तो गांधी जी के आदर्श पर चलते हुए वे अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़कर गांधी जी के सही रास्ते पर चलने लगे थे, यानी कि स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने भाग लिया था। अब उन्होंने कौन कौन से भाग लिए थे? जब जब वे बड़े होते गए उनको कई जेल यात्रा भी हुई। जैसे कि पहले तो वे 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बन गए। उनके कार्य, उनकी संकल्प, उनका दृढ़ विश्वास देखकर वे जीवन भर इसके सदस्य बने रहे थे। जीवन का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ कि जब 1930 में नमक तोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तब उनमें भाग लिया था। विद्यार्थी मित्रों, यह सब याद रखिएगा कि 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1932 में किसान आंदोलन में भाग लिया था। और इस आंदोलन, जितने भी आंदोलन में उन्होंने भाग लिए थे, तब उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी, यानी कि जेल भी गए थे वे कई बार। लेकिन कहा जाता है कि 1942 की जो जेल यात्रा थी वह सबसे लंबी जेल यात्रा थी, यानी कि उनको जेल में 3 बरस रहना पड़ा था, जो उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा मानी जाती है। और वे कितनी बार जेल यात्रा गए? तो 7 बार वह जेल यात्रा गए थे। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। आगे इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। वे समझौता हुई कि इस अनुभव में शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित करते थे। वे 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। जब वह जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तब देश के कई पद पर वे आसीन रहे थे। अलग अलग विभिन्न पद पर उन्हें सदस्य बनाया गया था और जो सदस्य बने तब उन्होंने अपने हौसले की बुलंद पर संकल्प, दृढ़ता, विश्वास के तौर पर वे आजीवन सदस्य बने रहे और उस पर कई सारे अच्छे देशवासियों के लिए कार्य करते गए। उन्हें राजनीतिक गुरु इंदिरा गांधी जी ने माना है और कहा है कि उनके मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। आगे कहते हैं, देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि रेल और परिवहन के सदस्य रहे, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपने देखा कि विदेश प्रधान, गृह मंत्री और एक सामान्य परिवार में से आए हुए व्यक्ति अपने देश के प्रधानमंत्री पद तक वे पहुंच गए थे। वे देश के नागरिकों को अपना समझकर कार्य करते थे। वे खुद को अपना शासक नहीं मानते थे, वह देश के हित में ही कार्य करते थे। पहले देश के लोगों के बारे में ही सोचते थे। अंत में कहते हैं, वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मस्वयं से काम लिया था। अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को
छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझा आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मा स्वयं से बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। शास्त्री जी जब एक अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गए थे 19 दिसंबर 1964 को, तब छात्रों को संदेश देते हुए कहा था कि पहले तो आप यह सोचिए कि पहले आप एक देश के नागरिक हैं। आपको संविधान ने कई सारे नीति नियम दिए गए हैं, तो पहले आपको यह सोचना होगा कि पहले आप एक देश के नागरिक हैं। संविधान ने आपको पूरा हक दिया है आपकी बात बोलने का। तो संविधान जब आपको कुछ अधिकार देता है तो आपको उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, यानी कि लोकशाही देश है, तो आप उसका सही तरीके से व्यवस्थित उसका समाज के हित में उपयोग कीजिए। देश के लिए कुछ कर दिखाइए और साथ में देश के प्रति अटल विश्वास, समर्पण भावना आदि सब रखें। जब देश आप जैसे नौजवानों के तहत आज़ाद हुआ है तो हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना होगा। हमारे अधिकार, कर्तव्य, आत्मसंयम को महत्व देना होगा। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों, शंकर दयाल शर्मा ने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के विशेषण को सही उपयुक्त किया है। उनके मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठता, कर्मठता, सेवा, सादगी और एक सामान्य परिवार में से देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर पहुँचे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा इकाई पूर्ण होता है। तो इस इकाई के गृह कार्य को देख ले। इस इकाई में आपको कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपको लिखना है गृह कार्य के तौर पर। तो 8 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, इकाई में दिए गए शब्दार्थ लिखिए। दूसरा, शास्त्री जी को कर्मयोगी कहना अधिक उचित है, क्यों? तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तीसरा, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? चौथा, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? पांचवा, शास्त्री जी के माता पिता के नाम बताइए। छठा, शास्त्री जी का जन्म और मृत्यु लिखो। सातवां, शास्त्री जी की पत्नी का नाम बताइए। आठवां, शास्त्री जी ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया था? तो विद्यार्थी मित्रों, इस 8 प्रश्नों के जवाब उत्तर आपको लिखने हैं और साथ में प्रवृत्ति के तौर पर आप देश के नेताओं के चित्र और उसकी टूकसार माहिती लिखकर चिपका सकते हैं। तो यहाँ हमारा इकाई 4 लाल बहादुर शास्त्री साहित्य प्रकार रेखाचित्र, उसके लेखक शंकर दयाल शर्मा यहाँ पूर्ण होता है। अस्तु।